सोहेग असबारन पर करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती। सर आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही प्यारा सा नया चैप्टर ह्यूमन फिजियो के अंदर हमारा नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलेशन। इससे पहले हमने ऑलरेडी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही क्लियर मैनर के अंदर, बहुत ही उसकी मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को समझते हुए, उसको अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसको समझा है। उसी तरीके से हम अभी सर्कुलेशन को भी बहुत प्यारे तरीके से करने वाले, ठीक है। जो मैंने प्रॉमिस आपका स्टार्टिंग में किया था कि ह्यूमन फिजियो के अंदर हमारे को बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट बना करके हम बहुत इंटरेस्टिंग वे के अंदर चीजों को प्रोसीड करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझते हुए चलेंगे, चीजों को लिंक करते हुए चलेंगे। क्योंकि एक चीज आप समझो, ह्यूमन फिजियो रियल लाइफ है जो हमारी बॉडी के अंदर चीजें चल रही हैं, और लाइफ कभी भी अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करती है। सारे के सारे सिस्टम आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते ही हैं। आपकी बॉडी में कभी भी ऐसे नहीं होता है कि आपकी बॉडी सुबह उठी वो बोलती है अभी 2 घंटे में सांस लूंगी, फिर 2 घंटे में एक्सक्रीशन करूंगी, फिर 2 घंटे में सर्कुलेशन करूंगी। ऐसा थोड़ी होता है। अभी मैं जब सांस ले रहा हूं तभी साथ साथ सर्कुलेशन भी चल रहा है, तभी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी काम कर रहा होगा, हार्मोनल सिस्टम भी काम कर रहा होगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, ठीक है, मेरा स्केलेटन सिस्टम भी काम कर रहा है। तो सब सिस्टम आपस के साथ इंटरमिंगल्ड होते हैं एंड साइमल्टेनियसली एक साथ काम करते हैं। तो हमारे को उनको लिंक करके अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है हमारे को, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को मजा आ भी रहा होगा, और सर्कुलेशन के अंदर और भी ज्यादा मजा आने वाला है। हम बिल्कुल एक एक चीज को बहुत डिटेल से, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ेंगे। किस तरीके से हार्ट में कहां से कैसे ब्लड जाता है, हार्ट किस तरीके से बीट करता है, ठीक है, कार्डियक साइकिल क्या होती है, बहुत प्यारे से, बहुत चीजों को जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, ईसीजी क्या होता है, इन सब चीजों को हम बहुत ही अच्छे से तरीके से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे, ठीक है। एंड जो प्रॉमिस मैंने आपसे किया था, मैं बस अभी कॉलेज जाने वाला ही हूं कल, ठीक है। वहां जाकर के मैं ट्राई करूंगा कि आपको रियल ऑर्गन्स दिखा सकूं, ताकि हम ह्यूमन फिजियो के अंदर और इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। एंड एक चीज मेरी ध्यान रखना, मार्क माई वर्ड्स, अगर तुम आज फिजियो मेरे से पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे को ये मेडिकल कॉलेज में भी हेल्प करेगा 110%। कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, लेकिन लिंक उस तरीके से कर लेंगे अब चीजों को कि वहां जाकर के आपको बहुत आसानी में लगने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम YouTube के ऊपर फ्री के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा बैच चला रहे हैं यार, विश्वास बैच, ठीक है। अगर आप नीट बायोलॉजी के अंदर ये मार्क्स टारगेट कर रहे हो 360 आउट ऑफ 360, तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली लेक्चर आता है, आकर के चुपचाप देखो, ठीक है, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, यही चीज है, ठीक है। साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अभी और उन सेशंस को इंक्रीज कर देंगे। फिर अभी हमारे जैसे 2-4 चैप्टर और खत्म होंगे, हम टेस्ट लेना भी स्टार्ट कर लेंगे, एंड लास्ट के लगभग जो मैंने आपको बताया कि फेब के अंदर हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हमारे पास मार्च, जस्ट सेकेंड, जो हमारे पास मार्च एंड अप्रैल का जो टाइम बचेगा, इसके अंदर हम रिवीजन, ठीक है, प्लस हम कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी प्रिपरेशन पूरी 100% करके जाएंगे। इस मार्क से आपको जनाब कोई भी रोक नहीं सकता है, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो। एक भी चीज, एक सिंगल भी चीज मेरे सेशन से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। जो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आते हैं 2-4-5, वो एक्स्ट्रा कवरेज में इनके अंदर कवर कर लेता हूं। समझ में आ गया? तो आपका बस इतना काम है, चुपचाप फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर जो लोग मेरे को नहीं जानते, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो बेसिकली नीट बायोलॉजी के अंदर मेरे खुद के 351 मार्क्स थे, ठीक है। आईसीआर के अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 38 थी, एंड करंटली आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती। ओके, सो बहुत ही प्यारे तरीके से अंदर चीजों को हम कन्वे करने वाले हैं फर्दर, ठीक है। आप बस दिल थाम करके बैठ जाइए, एक लाइक, ठीक है, प्यारा सा कर देना। अभी नहीं करोगे तभी देखो चीजों को समझाता हूँ, फिर कर देना, और चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को भी मजा आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम समझते हैं इस वर्ड को, ठीक है। एक चीज समझो, मैं हमेशा, अभी तक आपने मेरे से कभी भी अगर कोई भी चैप्टर पढ़ा है, तो मैं स्टार्टिंग के 10-15 मिनट बेसिकली बिल्डअप पे लगाता हूँ, ठीक है, कि वो चैप्टर है क्या। अगर आप चैप्टर की सोल को समझ जाओगे, चैप्टर बताना क्या चाह रहा है, आपसे कहना क्या चाह रहा है, ये समझ जाओगे, इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ने वाले ये समझ जाओगे, उस चैप्टर के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, ये चीजें अगर आप सब यही कर लोगे, तो आगे के 4-5-6 घंटे जितना भी ये लेक्चर मांगेगा, जितना भी ये चैप्टर मांगेगा, वो आपका बहुत स्मूथली जाएंगे। और स्टार्टिंग के अंदर अगर खराब कर लोगे तो भाई वो उतना ही चैप्टर बोरिंग लगता है। इसलिए मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है पढ़ाने का, सो प्लीज उसके साथ रहो और ट्राई किया करो आंसर करने का, ठीक है। आ जाओ सर्कुलेशन पे। सो सर्कुलेशन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले मेरे को ये बताओ क्या आता है, ठीक है, कि व्हाट इज। अगर मैं जैसे तुम्हारे से हमने ब्रीदिंग के अंदर जैसे डिस्कशन स्टार्ट की थी कि ब्रीदिंग क्या होता है, फिर हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस देखा था। सिमिलरली अगर मैं यहां आपसे वर्ड ब्रेकडाउन पूछूं कि व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप क्या बताओगे?
ठीक है, आपके दिमाग के अंदर अलग अलग अपनी अपनी डेफिनेशन बननी स्टार्ट हो जाएगी कि भाई जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बह रहा है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहे हैं, हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहे हैं, एल्विलाई से ऑक्सीजन उठा करके जो सेल्स को देके आ रहा है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है, आर्टरीज वेन्स के नेटवर्क को सब हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहे हैं, उनके बीच में कैपिलरीज है उनको सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहे हैं। तो हमारे दिमाग के अंदर बचपन से लेकर के हमारे को इतना तो पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन एक्चुअल में हम किसको बोल सकते हैं वो चीज एक्चुअल में हमारे को अभी तक इतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं होती। हमारे दिमाग के अंदर अपनी अपनी एक डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस बनी होती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है हमारे को इसके अंदर कंफ्यूजन होती है। ठीक है, सो आओ यार एक छोटी सी डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं, आपको देखना कितने प्यारे तरीके से सर्कुलेशन समझ आएगी। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हालांकि हमारे सिलेबस से कट है लेकिन फिर भी एक बार देख लो। अब बहुत से बच्चे के तो भाई हाल खराब हो गए होंगे कि भैया आप तो सर्कुलेशन पढ़ा रहे थे, तो ये डाइजेशन कहां से आ गया। ठीक है, तो एक बार सुन लो यार, ठीक है, सर्कुलेशन ही समझा रहा हूँ, समझ लो एक बार। तो हमारे पास सबसे पहले था डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डाइजेशन, तो आप क्या बताओगे। हर किसी के दिमाग में अलग अलग चीज चलेगी, लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन जस्ट इतनी प्रोसेस है कि हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन कर लेते हैं, इतनी ही है, या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, यही डाइजेशन होगा। और मेन मैक्रोमोल और मेन माइक्रोमोलिक्यूल या फिर सिंपलर सब्सटेंस क्या होगा हमारे पास, ग्लूकोज होगा। अरे हाँ या ना, ग्लूकोज होगा। और ये फाइनल में जाकर के एब्जॉर्ब कहां होता है, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन के अंदर, यहीं से हमारी बॉडी के अंदर ये एब्जॉर्ब होगा। इतनी चीज समझ में आई। तो डाइजेशन बेसिकली क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में तोड़ रही हो, या कॉम्प्लेक्स को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ रही हो। और सिंपलर सब्सटेंस हमारे पास है क्या, ग्लूकोज है, जो फाइनली कहां एब्जॉर्ब होगा, कौन से रीजन से, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन से एब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर। इतनी चीज हमारे को समझ में आई। नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम अभी बिल्कुल फ्रेशली पढ़ के हैं कि ब्रीदिंग क्या था, कि बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन आना, एंड ऑक्सीजन जहां पर आ रही है एल्वेलाई के अंदर, वहां से CO2 को बॉडी से बाहर निकालना। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हमारे को एल्वेलाई दिख भी रहा है, ये आपको देखो इसके ऊपर आपको ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी, दिख रही है रेड कलर का जो नेटवर्क दिख रहा है इसके ऊपर, ये देखो, ये बेसिकली सारी क्या है, इसके ऊपर ब्लड वेसल्स है, ये देखो, ये देखो, ये सारी क्या बेसिकली इसके ऊपर ब्लड वेसल्स है या नहीं। ठीक है भाई, ये भी हमारे को समझ में आ गया। ठीक है, डाइजेशन क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या था, दो सिस्टम हमारे को समझ में आ गया। फिर थर्ड सिस्टम हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर अगर सेल्स काम कर रही है, हमने याद करो पढ़ा था, तो हमारे को याद होगा ब्रीदिंग वाले चैप्टर के अंदर कि ब्रीदिंग क्या होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या था कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज करके जो तुम एटीपी जनरेट कर रहे थे, एनर्जी बना रहे थे, उसके साथ साथ CO2 और क्या निकल रहा था, H2O निकल रहा था, और कुछ और वेस्टेज भी निकल सकता है। अरे अगर कोई चीज काम कर रही है तो वेस्टेज भी तो जनरेट होगी ना, और उस वेस्टेज को क्या तुम बॉडी के अंदर रख सकते हो, नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि अगर वेस्टेज बॉडी के अंदर पड़ी रहेगी तो हो सकता है बॉडी जैसे फंक्शन करनी चाहिए वैसे फंक्शन नहीं करेगी, उसकी फंक्शनिंग हैम्पर करेगी, उसका वर्किंग करने का तरीका हैम्पर करेगा। क्या तुम वो चाहते हो, नहीं चाहते। तो हमारे को क्या करना होता है, उस वेस्ट को कंटिन्यूअसली बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। उसकी में हमारे को कौन सिस्टम हेल्प करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प करता है। एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई एक लाइन कि एवरी सेल विच परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस generate waste material and continuous removal of waste is required for normal functioning of body। ऊपर से अगर आप देखोगे तीसरी चौथी लाइन आपके सर्कुलेशन वाले चैप्टर की, समझ में है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया आप तो सर्कुलेशन पढ़ने आए थे, आपने डाइजेशन बता दिया, आपने ब्रीदिंग बता दिया, आपने एक्सक्रीशन बता दिया, ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अब आप देखो मुद्दे पर, अब तुम एक चीज देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास आकर के एंड के अंदर ग्लूकोज बन गया, ठीक है, हाँ सर। एल्विलाई के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाँ सर। लेकिन क्या सिर्फ ऑक्सीजन एल्विलाई को ही चाहिए, नहीं। बॉडी के अंदर जितने और सारे सेल्स भी हैं जो फूड बनाना चाह रहे होंगे, जो एनर्जी जनरेट करना चाह रहे होंगे, जिनको एटीपी प्रोड्यूस करनी है, कुछ फंक्शन करना है, क्या उन सबको भी ऑक्सीजन चाहिए, हाँ चाहिए। क्या उन सबको ग्लूकोज भी चाहिए, हाँ चाहिए। रेस्पिरेशन क्या था, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को यूज करके तो एनर्जी जनरेट करनी चाहिए थी, तो उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, उनको ग्लूकोज भी चाहिए। अब ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड ऑक्सीजन एल्विलाई में, तो क्या इन दोनों को उठा करके मेरे को सेल्स के पास छोड़ छोड़ कर आना पड़ेगा, हाँ सर छोड़ के आना पड़ेगा। उसके अंदर हमारे को क्या चाहिए, उसके लिए हमारे को एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए।
सिमिलरली अगर वो सेल काम कर रही है तो उनके अंदर वेस्ट जनरेट हो रहा होगा, लेकिन क्या उस वेस्ट को मार रख सकते हैं? नहीं रख सकते, उसको कंटिन्यूसली बाहर निकालना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हेल्प करती है, किडनी। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी, जस्ट अ सेकंड, हाँ ये आपको दिख रही होगी, यहाँ पे किडनी हमारे को हेल्प करती है। लेकिन क्या उस सेल से उठा करके हमारे को किडनी तक वेस्ट मटेरियल को छोड़ करके आना पड़ेगा? छोड़ करके आना पड़ेगा। कौन हेल्प करेगा? अगेन एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम चाहिए, और वही ट्रांसपोर्टर सिस्टम हमारे पास क्या है? सर्कुलेशन है। और रेस सर, समझ में है? तो सर्कुलेशन बेसिकली क्या है? सर्कुलेशन एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रेवल करने में हेल्प करता है। ये चीज ध्यान रखना, वो एक तरह से नेटवर्क है, एक तरह से इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, क्योंकि जो भी कोई भी बॉडी के अंदर तुम्हारे सेल्स हैं, कोई भी दो सेल्स हैं, उनके बीच में तुम्हारे को बहुत सारी चीजों को एक्सचेंज करना पड़ता है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको 3 सिस्टम बताए, और भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है, समझ में है? तुम्हारे ब्लड के अंदर और डिफरेंट चीजें हैं, मिनरल्स है, कुछ विटामिन है, हार्मोनल सिस्टम आ जाता है उसके अंदर, हार्मोन्स भी हम डालते हैं ना उसी के थ्रू। फिर कैल्शियम आयंस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी बेसिकली लोकोमोशन, मतलब आपके क्या बोलते हैं, मसल कॉन्ट्रेक्शन के अंदर हेल्प करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमारी उसके अंदर होती हैं, और ये सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करेगा? वेरी गुड, समझ में आ गया? सिंपल सी चीज है, डाइजेशन से आपका मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रो में कन्वर्ट हुए। ठीक है, रेस्पिरेशन से या ब्रीदिंग से आपका क्या हुआ? ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आ गई। ठीक है, अब इनको हर सेल्स तक छोड़ के आना, तो उसके लिए हमारे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे पास क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर सर्कुलेशन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के हमारे पास मीडियम दो है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो हम पूरे सर्कुलर सिस्टम को बोल रहे हैं, लेकिन उसको अगर तुम्हारे को ट्रेवल करना है तो बीच में कुछ तो भरना पड़ेगा, जिसके अंदर जो उसको लेकर के ट्रेवल करेगा। हर चीज समझ में आ रही है? नहीं आ रही? मतलब ट्रेन एक नाम है, लेकिन ट्रेन के अंदर भी तुम डब्बे लगाते हो ना, वो मीडियम है, डब्बों के अंदर बैठ के ही एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी कुछ होना चाहिए जो उस चीजों को उठा के इधर उधर ट्रांसफर करे। हमारे पास दो मीडियम होते हैं, एक हमारे पास होता है ब्लड, और दूसरा होता है लिम्फ। ठीक है, लिम्फ सिर्फ एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया, एंड में हमारे को पढ़ना है, पढ़ लेंगे। मेजरली हमारा सारा डिस्कशन ब्लड के अराउंड रहने वाला है, समझ में आया? यहां तक आई होप आप सभी लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम एकदम मजे से क्लियर हो गया होगा। पूरा जो एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का स्टार्टिंग बेस, उसमें सब यही लिखा हुआ। ठीक है, अगर मजा आ गया तो जनाब प्लीज एक लाइक कर देना यार, वो चैनल को शेयर कर दिया करो गधों, थोड़ी बहुत हेल्प हमारी भी कर दो, तुम्हारी और ज्यादा होगी। तुम खुद सोचो, अगर तुम चैनल सब्सक्राइब करोगे, ठीक, अगर तुम और ज्यादा शेयर करो, व्यूज बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियली मैं भी तो स्टेबल हो पाऊंगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, खुद से कर रहा हूं, घर वाले भी कितना ही देंगे, तुम्हें भी पता है। ठीक है, तो जब मैं उस चीज से स्टेबल हो जाऊंगा, मेरा वो एक तरह की साइड क्लियर हो जाएगी, तो मैं भी बंदे हायर कर सकता हूँ जो पीछे में बैठ करके तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चीजें और फास्ट अप हो सकती है, हम प्री रिकॉर्ड करके लेक्चर रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए एडवांसमेंट हो जाएगी बेसिकली। तो प्लीज इस चीज से डरा मत करो, शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है, और बस पढ़ो मजे से, क्योंकि हमारे को यार, ठीक है, ये चीजें एक तरफ है, शेयर वेयर ठीक है, वो हेल्प के लिए चाहिए भी, लेकिन मेन चीज हमारे को ये है कि अब जितने भी लोग जुड़े हैं भाई, मेरे को तुम सबसे ये नंबर चाहिए। मैं हूं सेल्फिश, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे को रिवार्ड चाहिए, मेरे को रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, और वो 360 तुम ला करके दोगे। कुछ और कमेंट करो या ना करो, एक चीज आज अपने आप से प्रोमिस करके जाना कि भाई हम नीट 26 के अंदर 360 आउट ऑफ 360 पूरा पूरा लाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, डन, आ जाओ अब आगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड से। ठीक है, आ जाओ, अब हम ब्लड से स्टार्ट करते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते चलते हैं, और आगे जाकर के फिर ब्लड का बेसिकली कंपोजिशन वगैरह वाला पार्ट आएगा, उसको समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो ब्लड है हमारे पास, सबसे पहले इसके बारे में हमारे को क्या पता होना चाहिए कि कलर इसका क्या होता है? रेड होता है, पता है हम सबको। फिर बॉडी वेट क्या है, मतलब बेसिकली क्या है, बॉडी वेट नहीं सॉरी, कंप्लीट बॉडी वेट का ये 7 to 8% होता है। मतलब अगर कोई इंसान 100 kg का है, तो उसमें 7 to 8 kg सिर्फ क्या होगा? ब्लड होगा। डन। उसके बाद पीएच ऑफ ब्लड क्या होती है? 7.4 होती है। ठीक है, मतलब स्लाइटली बेसिक होता है। और एक चीज और याद रखना ब्लड के लिए, जस्ट सेकंड यहां लिख ही देता हूं मैं, कि जो ब्लड है ना, वो एक तरह का क्या है, ये बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे भी। बफर सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर मान लो एक ऐसा सॉल्यूशन तुम बना लो जिसकी कोई भी एक XYZ पीएच है, ठीक है, मान लो यही पकड़ लो तुम कि 7.4 पीएच है। अब मान लो अगर मैं इसके अंदर एसिड डालूंगा, तो ये सॉल्यूशन का एसिडिक की तरफ शिफ्ट होगा? हाँ होगा।
अगर मैं बेस डालूंगा तो क्या ये और बेसिक की तरफ इसकी पीएच शिफ्ट होगी, लेकिन बफर सॉल्यूशन ऐसा नहीं करते। उनके अंदर कितना भी एसिड या बेस ऐड कर लो, उनकी पीएच के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, मतलब वो चेंज ऑफ पीएच को रेजिस्ट करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं, और ब्लड भी एक तरह का बफर सॉल्यूशन ही है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हीमेटोपोइसिस करके एक नाम आता है, हीमेटोपोइसिस, कहीं पे हीमोपोइसिस भी लिख देते हैं सीधा। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, देखो हीमेट वर्ड बेसिकली क्या होता है, ब्लड के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर तुम्हारा एक सब्जेक्ट आएगा फिजियोलॉजी, यही जो तुम पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो ये, प्लस 11 12th का तुम्हारा सॉरी 12th क्लास का तुम्हारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर और सेल वाला, ये सब मिलाकर के एक चैप्टर और एक सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का। उसमें एक पार्ट आता है हीमेटोलॉजी। ठीक है, हीमेटोलॉजी बेसिकली क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड, जिसके अंदर तुम ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन ये सब कैलकुलेट करना सीखते हो। तुम रील्स वील्स देखते हो ना, ब्लड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिकली उसी सब्जेक्ट के अंदर आता है, सब फर्स्ट ईयर के अंदर है। ठीक है, तो हीमेट वर्ड हम ब्लड के लिए यूज करते हैं, एंड पोइसिस वर्ड यूज होता है फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो हीमेटोपोइसिस का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड फॉर्मेशन। नेक्स्ट ये बेसिकली वही चीज बता रखी जो मैंने तुम्हारे को ऊपर बताई थी। ठीक है, कि डाइजेशन से ग्लूकोज आ गया तुम्हारे पास, ब्रीदिंग से CO2 O2 आ गई, एंड एक्सक्रीशन से नाइट्रोजनस वेस्ट आ गया। ठीक है, ये वेस्ट है, बेस नहीं है। नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, ये आ गया, इसको कंटिन्यूसली हमारे को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या होता है, ब्लड कंटेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इन ब्लड। ठीक है, यहां ऑफ नहीं आएगा, इन आएगा। मैंने तुम्हारे को बताया ना, हमारे टाइपिस्ट भाई बहुत महान व्यक्ति है, वो कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं कि कहीं सर नींद में सिर्फ हमारी पीपीटी तो नहीं पढ़ रहे, जैसा कॉलेजेस में होता है। ठीक है, एटलीस्ट वो पढ़ा तो रहे हैं, तो वो हमारी टेस्टिंग चलती रहती है। ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ो, मैं बाद में समझाता हूँ, नीचे आ जाओ फ्लड है। ठीक है, अब देखो हम समझते हैं ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है। सो बेसिकली जो ब्लड है वो हमारा मेजरली दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन होगा। एक होता है हमारे पास प्लाज्मा, ठीक है, जो 55% प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, टोटल ब्लड का, एंड एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो 45% होते हैं टोटल ब्लड के। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन चीजें आएंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, एंड प्लाज्मा 55% है, इसके अंदर क्या आएगा अभी बताता हूं। इसके लिए क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, जो प्लाज्मा है वो कलर्ड, इसका क्या होता है, पेल येलो कलर का होता है। पेल येलो मतलब जो ऐसे लाइट येलो होता है, थोड़ा गंदा ऐसे लगता है, ऐसे मतलब बिल्कुल फीका सा येलो, जो थोड़ा सा मैला सा हो रखा है, उसको पेल येलो कलर बोलते हैं। एनसीईआरटी ने इसको स्ट्रॉ कलर्ड लिखा हुआ है, मतलब कलर वही सेम ही है बट लिखने का तरीका अलग है, तो ये एनसीईआरटी वाला ध्यान रखना। एंड ये विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, अब हाँ, तुम लोगों को विस्कोसिटी पता है, मतलब जिसने भी अभी फ्लूइड्स वाला चैप्टर फिजिक्स के अंदर पढ़ा हो उनको शायद आइडिया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज करो, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक सरफेस है। ठीक है, ये मेरा हैंड है। हाँ, अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं हाथ इसके ऊपर इस तरीके से देखो, दिख रहा हो तुम्हारे को, रब कर रहा हूँ, तो ये रेजिस्ट कर रहा है। यहाँ कौन सा फिनोमिनन लगता है, बताओ, फ्रिक्शन। ठीक है, सिमिलरली जो वाटर होता है ना तुम्हारा, उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट वाटर की लेयर्स होती है। तो दो वाटर की लेयर के बीच में भी ऐसे ही एक फोर्स लगती है, फ्रिक्शन टाइप, जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। बस इतना ही। अगर कहीं लिखा हुआ है कि विस्कोसिटी किसी की ज्यादा है, वो विस्कस फ्लूइड है, मतलब वो क्या है कि वो गाढ़ा ज्यादा है। ठीक है, बस ये चीज पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, सॉरी। फिर प्लाज्मा के अंदर हमारी दो चीजें आती है, एक वाटर आता है 90 to 92% एंड सॉलिड सब्सटेंस आते हैं। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस में दो चीजें आती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे आयंस, विटामिन एंड मिनरल्स, एंड ऑर्गेनिक जैसे डाइजेस्टिव चीजें होगी, जैसे ग्लूकोज हो गया, फिर यूरिया हो गया, नाइट्रिक वेस्ट हो गया, और प्रोटीन्स हो गए। ये सब किस में आ जाएगा, ऑर्गेनिक में आ जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी ने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को डिफरेंशिएट नहीं किए, उसने डायरेक्ट प्रोटीन्स ही 6 to 8% बोले, क्योंकि इन सब में से सबसे ज्यादा मेजर कंपाउंड सिर्फ तुम्हारा प्रोटीन ही प्रेजेंट होगा, बाकी सब बहुत माइन्यूट वैल्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने भी मेजरली प्रोटीन को ही क्या लिखे, 6 to 8% लिखे, तो वो ही याद रखना तुम भी। डन। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन्स कौन कौन से प्रेजेंट है, और ये जनाब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, मैंने यहां लिख दिया 2026, मतलब आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, इन प्रोटीन्स को हम ध्यान रखना, इनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बोल देते हैं क्योंकि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, जस्ट उसी लिए। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 3 है। सबसे पहले आता है एल्ब्यूमिन, सेकंड है फिब्रिनोजन, एंड थर्ड है ग्लोबुलिन। इसको एक बार के लिए छोड़ो, अभी पहले इन तीनों पे ध्यान दो। ठीक है, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन। अब समझो तीनों का क्या क्या है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी वाटर कंटेंट है, या फिर एक प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इन दोनों को बैलेंस करता है उनके बीच में। डन। नेक्स्ट आ गया फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या है,
ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा, एक तरह का क्लोटिंग फैक्टर है। डन। ग्लोब्यूलिन थर्ड, ये किस चीज में हेल्प करेगा, ये तुम्हारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाता है, मैं बताऊंगा भी, एक तरह मतलब एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है। समझ में है? देखो अब क्या लिखा हुआ है, एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है, बॉडी फ्लूइड एंड प्रेशर एंड ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमारी बॉडी के अंदर दो प्रेशर होते हैं, दो तरह के, मतलब एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाटर की वजह से होता है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोटीन्स की वजह से होता है। एंड प्रोटीन्स में भी मेजरली कौन सा प्रोटीन है, मेजरली एल्ब्यूमिन है। ठीक है, ध्यान रखना, मेजरली कौन सा होगा, एल्ब्यूमिन होगा। तुम्हारे का केस बताता हूँ, ठीक है, जैसा कि हमने भी बोला था कि रियल लाइफ फिजियो को भी हम समझते चलेंगे। तुमने किसी मतलब अल्कोहल वाले पेशेंट को अगर देखो, मतलब जिनको भी अल्कोहलिक लीवर डिजीज हुई होती है, या मतलब बहुत ज्यादा जो अल्कोहल पीते हैं, जिनका लीवर फेल हो जाता है, ठीक है, अगर तुमने उनको देखा हो ना, तो उनके पेट में स्वेलिंग आ जाती है, जो उनका स्टमक वाला एरिया होता है उसमें स्वेलिंग होती है, या फिर बहुत से लोग उसको बोलते हैं कि पेट में पानी भर गया। तुमने ये फिनोमेना सुना होगा। तो वो पेट में पानी भरना क्या है, जस्ट तुम्हारे को बताता हूं कि जो ये तुम्हारा प्रोटीन है ना, ये एल्ब्यूमिन, इसको सिंथेसिस कौन करता है, सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, इसको लीवर सिंथेसाइज करता है। अब अगर लीवर फेल हो गया, अगर तुम्हारा लीवर फेल हो गया, तो क्या इसकी सिंथेसिस होगी, नहीं होगी। तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर और उनके बीच में बैलेंस बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसलिए वाटर बाहर आ जाता है, इसलिए स्वेलिंग देखने को मिलती है। जिसमें भी लीवर फेलियर वाले पेशेंट होते हैं, उनका देखना बॉडी के अंदर कहीं पर तो स्वेलिंग पक्का होगी, और मेनली वो स्टमक एरिया में होती है। कईयों के जैसे तुमने देखा होगा कि जो पैर के टखने होते हैं तुम्हारे नीचे, वहां पर स्वेलिंग होने लग जाती है। तो ये सब बेसिकली लीवर डिजीज के कारण होते हैं किसी ना किसी, है ना इंटरेस्टिंग, है ना, तो लाइक मार देना। आ जाओ, फिब्रिनोजन हो गया और ग्लोबुलिन हो गया डिफेंस। अब एक यहाँ पर हमारे पास और प्रोटीन आता है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन भी एक तरह का प्रोटीन ही है, एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है। अब एनसीईआरटी ने इसको यहां नहीं लिखा है, स्टार्टिंग में इसको इसने लिखा आगे ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है। अगर एनसीईआरटी तुम्हारे से सॉरी अगर एनटीए नीट तुम्हारे से सामने से पूछे कि बॉडी के अंदर कितने प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तब तुम भाई 3 ही बताओगे। अगर वो क्लियर कट पूछ रहा है कि क्या प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है या नहीं, तब बोलोगे हाँ है। समझ में आ गया, मतलब कुछ चीजें जैसे मैंने तुम्हारे को पिछले चैप्टर्स में बताया है कि कुछ चीज ऐसा होता है जो तुम्हारा ज्ञान होता है, उसको अपने पास रखो जब तक एग्जामिनर नहीं पूछ लेता। तो इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारे को ऑन द स्पॉट वहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने इन तीनों की बात ही करी है, तो हम भी इन तीनों को ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन भी बस ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये चीज ध्यान रखना। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है एंड फिब्रिनोजन है, ये ब्लड क्लॉटिंग कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं। क्या ये ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट है, हाँ सर ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। अरे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है ना, और प्लाज्मा किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है, तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है ये दोनों, हाँ सर है। ये ब्लड क्लॉटिंग कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है भाई कि जब मेरे इंजरी होगी, मतलब मान लो मेरे यहाँ कट लग गया, तभी यहां पर क्लोटिंग होगी। ऐसा क्यों नहीं होता कि ये दोनों चीजें बॉडी के अंदर वाले ब्लड को ही क्लोट कर दे। चीज समझ में आ रही है, मतलब बॉडी के अंदर जो तुम्हारा ब्लड है उसी को क्लोटिंग कर दी, हालांकि वो हार्मफुल है, अगर वो क्लोट हो गया तो तुम भाई फिर तो तुम क्लोट हो जाओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर वो क्लोटिंग होगी तो हम खत्म है, तो हम वो चाहते तो नहीं है, लेकिन उस चीज को प्रिवेंट कैसे करते हैं, है या नहीं काम की बात। तो बेसिकली होता क्या है, जो फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन है, ये एक्चुअल में क्लोटिंग करते ही नहीं है, ये इनएक्टिव फॉर्म्स होती है। जैसे ही कोई चोट या ट्रोमा होता है, जैसे इंजरी होती है, तो बॉडी के पास सिग्नल जाते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड वो आगे फर्दर कोगुलेशन करते हैं। वो आगे फर्दर क्या करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग करेंगे। पूरा डिटेल मैकेनिज्म हम ब्लड क्लॉटिंग वाले पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए इतनी चीज ध्यान रखो कि ये दोनों इनएक्टिव है बस, ठीक है। ये नोट भी लिख रखा है, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन आर नॉट ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स बिकॉज दे आर डन। आ जाओ भाई, अब देखो, अब तुम्हारे को चीज समझ में आएगी। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। मतलब अगर प्लाज्मा में से तुम क्लोटिंग फैक्टर निकाल दो तो उसको तुम क्या बोलते हो, सीरम बोलते हो। सिंपल चीज है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ तुम। अब आते हैं, अब हम एक एक पहले फॉर्म्ड एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा में उतना ही था। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स को पढ़ते हैं हम डिटेल के अंदर, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे पास आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का कलर होता है रेड, क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। हम पढ़ चुके हैं ब्रीदिंग वाले चैप्टर के अंदर, और मैंने तुम्हारे को बताया था कि जो भी लोग ने, एक बार फिर से बताया था, हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक हीम ग्रुप और एक ग्लोबुलिन चेन। ग्लोबुलिन एक तरह प्रोटीन, अभी जो पढ़ के ना ग्लोबुलिन, ये वही ग्लोबुलिन है, ठीक है।
ग्लोबुलिन चेन। अब एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ही हीम ग्रुप होते हैं और 4 ही ग्लोबुलिन चेन होती है, हमने ये भी पढ़ा है। मैंने तुम्हारे को बताया था एक हीम ग्रुप एक ही ऑक्सीजन उठा सकता है, तो टोटल हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन कैरी करता है? 4, क्योंकि 4 हीम ग्रुप है। ठीक है, फिर इस स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन रखता है? आयरन रखता है। ठीक है, जो फेरस आयन है वो इसको मेंटेन रखते हैं। इसलिए बोलते हैं कि कभी कभी आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, तो ये नेसेसरी होता है। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, बेसिकली जो ग्लोबुलिन चेन है वो 4 टाइप्स की होती है, ये उसके टाइप्स है, 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, लेकिन यही चारों प्रेजेंट नहीं होती है। जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर ये चेन्स प्रेजेंट होती है, 2 अल्फा चेन्स होती हैं प्लस 2 बीटा चेन्स होती है। तुम्हारे को यही याद रखना है, इसलिए इसी के ऊपर स्टार लगाया। सिर्फ इसको एक बार देख लेना कि जो फीटस है उसके अंदर 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा होती है, गामा बहुत रेयरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये टाइप्स है, ये जो प्रेजेंट होती है वो है ये वाला। बेसिकली तुम्हारा जो ये अल्फा बीटा है ये लिखा हुआ है तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। ठीक है, ये कहां लिखा हुआ है? बायोमोलिक्यूल्स करके एक चैप्टर है, वहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट एक वर्ड आता है बेसिकली एफिनिटी। एफिनिटी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब अगर कोई चीज है वो, अगर मैं बोल रहा हूं कि इसके लिए कितनी एफिनिटी रखती है, उसका मतलब क्या है कि उसके साथ कितनी टेंडेंसी रखती है बाइंड होने की, क्योंकि इसके अंदर कितनी जल्दी से या कितनी आसानी से जुड़ सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफिनिटी बोलते हैं। फिर शेप ऑफ आरबीसी क्या होती है? कॉनकेव, बाई कॉनकेव होती है। इसका मतलब बताता हूं अभी क्यों होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इमेच्योर जो होता है हमारे पास आरबीसी, उसके अंदर न्यूक्लियस एंड ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड जो मैच्योर होता है न्यूक्लियस उसके अंदर एब्सेंट होते हैं। अब देखो यहां पर भी पेच है, जो इमेच्योर होता है ना, बेसिकली आरबीसी है वो भी रेड बोन मैरो में ही बनते हैं। ठीक है, अब देखो जब इमेच्योर मतलब जब वो रेड बोन मैरो के अंदर है, कुछ पहले आरबीसी बनने से पहले भी कुछ डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, तुम एमबीबीएस में पढ़ना, वो स्टेजेस नहीं बता रहा हूं मैं। उस टाइम के अंदर उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है, रेप्ड बोन मैरो से बाहर निकल जाता है, जस्ट पूरा आरबीसी प्रॉपर बन जाता है, तब उसके अंदर से न्यूक्लियस गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने भी मैच्योर आरबीसी लिख करके ही बात की है। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे से क्लियर कट पूछ ले कि इमेच्योर आरबीसी में क्या न्यूक्लियस होता है या नहीं होता, तुम क्या बोलोगे? प्रेजेंट होता है, क्योंकि इमेच्योर बोल दिया। और अगर वो जर्नली सीधा ही बोल दे कि आरबीसी में न्यूक्लियस होता है नहीं होता, तो एब्सेंट ही मानोगे भाई, फिर इसी को ही सही मान के चलना है। जी ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं, ये तुम्हारा ज्ञान है, जब तक सामने वाला नहीं पूछे नहीं बताना, तब तक तुम मेजरली इसी को ही कंसिडर करके चलोगे कि वो मैच्योर का ही पूछ रहा होगा। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं बाइकॉन के। पहले तो शेप को समझो क्या है, मेरे पास कुछ है ठीक है, आ जाओ भाई। तुम्हारे लिए देखो, तुम्हारे चक्कर में नया माइक लिया, तो कुछ लोगों की कंप्लेंट आ रही थी भाई कि पीछे से पंखे की आवाज आती है, हमारे को आवाज उतनी क्लियर नहीं आती है, तो ये इधर खर्चा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो मान लो कि ये मेरे पास एक तरह की डिस्क है, ठीक है, हालांकि और कुछ मेरे पास है नहीं यहाँ पे, तो यही मान लो कि मेरे पास डिस्क है, एक तरह की प्लेट ऐसे पूरी डिस्क है। अब मैं क्या करूँ, इसको ऊपर और नीचे से यहाँ से प्रेस कर दूं, यहाँ से अगर मान लो ऊपर और नीचे से देखो बीच में से प्रेस कर दूं, ठीक है, तो क्या तुम्हारे को साइड में से अगर तुम देख रहे हो तो ऐसी सी शेप दिखने को मिल रही है? अरे हाँ या ना, एक ऐसी सी शेप देखने को मिल रही है ना, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? बाइकॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, अब आरबीसी की शेप होती क्यों है इसका बताता हूँ तुम्हारे को, एनसीईआरटी बुक्स बहुत सी बुक्स में बताया ही नहीं रखा है। ठीक है, अब तुम्हारे को बताता हूँ, देख कितना मजा आएगा। अब देखो तुम्हारे को याद होगा सेल वाले चैप्टर के अंदर हमने आरबीसी का डायमीटर याद किया था, कितना होता है? 7 mm होता है। ठीक है, एंड जनरली अगर एक तुम कोई भी वेसल पकड़ोगे ना, तो उसका डायमीटर होता है 5 mm। ठीक है, अब समझो पेज क्या है। अब तुम देखो, अगर मान लो एक बहुत छोटी सी खिड़की है, ठीक है, और मैं तुम्हें बोलूं कि भाई उस खिड़की में से निकल जा, तो तुम निकल जाओगे, थोड़ा बहुत आड़े टेढ़े होकर के निकल जाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी तक फ्लेक्सिबल है, तो तुम निकल जाओगे आसानी से। और वही मैं किसी दद्दू को ले आऊं पकड़ के, ठीक है, बहुत ओल्ड एज, उनको बोलो इस पे से निकल जाओ, तो हो सकता है वो फंस जाएंगे। अरे हाँ या ना, फंस जाएंगे ना। मतलब सारा गेम किसका? फ्लेक्सिबिलिटी का। इसीलिए एक टाइम के बाद हम आरबीसी को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं। आरबीसी का टाइम होता है 120 डेज। 120 डेज के बाद आरबीसी क्या हो जाते हैं? उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या लेना देना है वो समझो। मान लो आरबीसी की ये शेप है, इस तरीके की कुछ, समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो ऐसे बीच में से इसको हमने दबा रखा है, अगर साइड से देखोगे तो ये, इसको मैंने यूं बना दिया। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, ये 7 माइक्रोमीटर है, ये 5 mm है, तो क्या इसके अंदर से क्रॉस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आरबीसी के अंदर एक क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ये उसके पास आकर यहाँ जो इसका सेंट्रल पार्ट है ना, जो ये वाला, यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हम आगे पढ़ेंगे, इसका नाम होता है स्पेक्ट्रिन। ठीक है, जिसको एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर तुम आरबीसी की नेट पर भी इमेज देखोगे ना, तो सेंटर से उसको थोड़ा सा लाइट रेड दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसको इस तरीके से बनाते हैं, तो इसको हम क्या कर लेंगे,
जैसे ही वेसल के पास आएगा, ये क्या करता है, अपने आप को इस तरीके से बेंड करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, बीच वाले हेल्प से इस तरीके से बेंड करेगा एंड उस वेसल के अंदर से निकल जाएगा। चीज समझ में आई? ठीक है, आया मजा? लाइक, ठीक है, हो जाना चाहिए भाई, मुझे नहीं पता, ठीक है, तुम सालों सुन तो लेते हो, मुझे पूरे लेते हो, इंटरेस्ट तुम्हारे को पूरा बनवाना, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं है, ठीक है, ये चीज कोई नहीं बताएगा, समझ में आया? तो इस तरीके से करते हैं, इसीलिए दिक्कत है। अब देखो ये यंग है, अब मान लो ये भी दद्दू बुड्ढा हो जाए, ठीक है, और इसको मैं बोलूं कि भाई निकल जाए वैसल में से, तो फंस जाएगा, और ये वैसल के अंदर अगर फंस गया तो तुम फंस जाओगे, तुम लटक जाओगे भाई, क्योंकि इसके अंदर ब्लॉकेज हो जाएगी ना। अब इसके अंदर एक बार ब्लॉकेज हो गई तो काम ही खत्म है फिर। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी लेट मतलब ओल्ड एज वाला सेल हमारी ब्लड के अंदर फ्लो होता रहे, इसलिए हम उसको कंटिन्यूसली रिमूव करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए देखो लाइफ ऑफ आरबीसी क्या है, 120 डेज है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की कम होती है और भी 10 to 12 डेज होती है। और देखो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हम किसको बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। 2019 का पीवाईक्यू भी है, और इसका काउंट कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन पर एमएमक्यू होता है आरबीसी का काउंट। ये जनरल पॉइंट्स है, ये याद होना चाहिए। अब देखो क्या होता है बेसिकली, स्प्लीन क्या होता है, ऑर्गन होता है, जिस तरीके से ब्लड कंटिन्यूसली हार्ट से निकलता रहता है, पंप होता रहता है, सिमिलरली वो स्प्लीन से भी कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो स्प्लीन क्या कंटिन्यूसली मॉनिटर करके रखती है तुम्हारे ब्लड को, कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई डैमेज सेल तो नहीं आ गया, कोई पुराना सेल तो नहीं आ गया, ऐसा ही कोई जिसका एज निकल चुकी वो सेल तो नहीं है। तो वो क्या करता है, उनको पकड़ करके वहां डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या पता होना चाहिए, कलरलेस है, पता है। शेप इसकी इरेगुलर या फिर एमीबॉइड होती है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। काउंट इसका कितना है, 6000 to 8000 mm3। अब ये जर्नल वैल्यूज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, अब मान लो यहाँ 8 की जगह 9000 किसी के अंदर है, तो क्या एबनॉर्मल है, नहीं है, इतना तो रेंज चल सकती है। सिमिलरली इधर मान लो 5000 रहेगी, तो क्या एबनॉर्मल है, नहीं। अब मान लो यहाँ बिल्कुल 3000 रह गए या 2000 रह गए, वो एबनॉर्मल है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रेंज में वेरी मतलब वेरी हो सकता है, उतने के लिए रेडी रहना। डन। नेक्स्ट आता है लाइफ स्पैन इनका 10 to 12 डेज है, ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। जैसे हम आरबीसी को क्या बोलते थे, इरिथ्रोसाइट्स बोलते थे, ठीक है, क्योंकि इरिथ्रो वर्ड बेसिकली रेड कलर के लिए यूज होता है, इसलिए एरिथ्रोसाइट। ल्यूको वर्ड सिमिलरली कलरलेस के लिए यूज होता है, तुमने याद होगा तुम्हारे को, हमने वहां पर पढ़ा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड के टाइम कलरलेस होता है, पिगमेंट एब्सेंट होता है, याद आया, वहीं से वर्ड उठाया हुआ है, ठीक है। आ जाओ, अब सिमिलरली जैसे वहां पर था इरेथ्रोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस, सेम यहाँ क्या जाएगा, ल्यूकोपोइसिस आ जाएगा। ल्यूको मतलब डब्ल्यूबीसी, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। डन। उसके बाद डब्ल्यूबीसी जो तुम्हारा वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, ये इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 2026 डब्ल्यूबीसी के टाइप्स, इसमें याद क्या रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, परसेंटेज प्लस उनका जस्ट एक एक तुम्हारे को क्या दे रखा है, मतलब फंक्शन दे रखा है, उतना अगर तुम्हारे को याद है मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आ जाओ अभी, अब देखो ये हम फर्दर बेसिकली ब्रॉडली हम डब्ल्यूबीसी को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर, एक अग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। मान लो मेरे पास एक सेल है, एक ये सेल है, ठीक है। ये सेल की बाउंड्री है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेम ये सेल की बाउंड्री है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलो का मतलब क्या है, ग्रेन्युलो का मतलब उसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और साइट का मतलब क्या होता है, सेल होता है, तो मतलब ऐसे सेल जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। एंड अग्रेन्यूल, मतलब एब्सेंट, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, तो देखो ये सेल कुछ ऐसा दिखेगा, इसके अंदर देखो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस इतना ही डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर, ठीक है। फिर अग्रेनुलोसाइट फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एंड ग्रेनुलोसाइट्स तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, जिनको हम ऑल्सो एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देख न्यूट्रोफिल्स या नाम में ये न्यूट्रल होंगे, बेसोफिल्स बेसिक नेचर के होंगे, एंड न्यूट्रल बेसिक दोनों हो गया, तो बचा कौन सा, एसिडिक। तो इओसिनोफिल कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है, एसिडोफिल्स होते हैं। डन। अब इनकी परसेंटेज अच्छे से याद होनी चाहिए, मोनोसाइट 6 to 8% होते हैं, लिम्फोसाइट 25% होते हैं, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा 60 to 65% होते हैं, बेसोफिल्स 0.5 to 1% होते हैं, एंड इओसिनोफिल 2 to 3% होते हैं। हालांकि ये मैंने यहाँ पर एक बना भी रखे, इसको भी अगर याद कर लोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया, ठीक है। NLMEB ये याद होना चाहिए, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका इधर वाली साइड। डन। आ जाओ नेक्स्ट, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट देखते हैं सबसे पहले, इओसिनोफिल क्या है, परसेंटेज याद होनी चाहिए, बोलते ही इओसिनोफिल बोलते ही परसेंटेज दिमाग में आनी चाहिए, कितनी, 2 to 3%, ठीक है। अब काम क्या है, एलर्जिक एंड इन्फेक्शन रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं,
ठीक है, अगर कोई भी एलर्जी होती है तो या फिर इन्फेक्शन होता है उसके खिलाफ जो भी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो इओसिनोफिल्स करते हैं। डन। और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। बस ये तीन इंफॉर्मेशन तुम्हारे को एक चीज के लिए याद होना चाहिए, उसका न्यूक्लियस, उसका फंक्शन एंड उसकी परसेंटेज, बस। डन। बेजोफिल क्या करता है, ये सिक्रीट करता है सब्सटेंस लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट करते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये क्या हो गया, हाँ, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्या होता है, सपोज करो तुम्हारे यहाँ पर मच्छर खा गया, अब मच्छर जैसे ही खाएगा क्या वहां पर तुम्हारे को थोड़ा स्वेलिंग देखने को मिलेगी, हाँ दिखेगी, थोड़ा सा वो तुम्हारे को ऐसे स्वेल्ड तो दिखेगा ना पोर्शन, हाँ। फिर रेड दिखेगा, वो थोड़ा सा नॉर्मल बॉडी कंपैरिजन में हाँ दिखेगा। थोड़ा सा वो तुम्हारे को गरम गरम फील होगा वहां पर, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा रेज्ड फील होगा, हाँ होगा। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स बेसिकली, ये सब किसके क्राइटेरिया होते हैं, इन्फ्लेमेशन के होते हैं। समझ में, रेडनेस होती है, टेम्परेचर रेज हो जाता है, ठीक है, फिर तुम्हारे को स्वेलिंग हो जाती है, कभी कभी इचिंग भी फील होती है, तो ये सब बेसिकली क्या आता है, इन्फ्लेमेशन होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, फिर बेसोफिल का न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्राइलोब्ड होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है न्यूट्रोफिल, ये मोस्ट अबंडेंट है, क्या चीज में, किस चीज में हेल्प करेगा, फैगोसाइट। अब फैगोसाइटोसिस मेरे को बताने की जरूरत नहीं, सेल चैप्टर में बता रखे। ठीक है, कि सेल अगर किसी चीज को एनगल्फ कर रहा है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर इसका मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है। डन। नेक्स्ट आ जाओ मोनोसाइट, मोनोसाइट भी फैगोसाइटोसिस में ही हेल्प करता है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट आता है लिम्फोसाइट, दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, हालांकि सारी ही डब्ल्यूबीसी आरबीसी रेड बोन मैरो में ही बनते हैं। ठीक है, फिर क्या है बेसिकली, इसका लार्ज न्यूक्लियस होता है। अब जो लिम्फोसाइट्स है वो दो तरह के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट। डन। एक टी लिम्फोसाइट होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। टी लिम्फोसाइट भी फर्दर आगे चार तरह के होते हैं, मेमोरी टी सेल्स, किलर टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स, एंड एक और होता है, हालांकि वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ जरूरी नहीं है, सप्रेसर टी सेल्स भी होते हैं, यहाँ जरूरी नहीं है, वहां बता दूंगा यहाँ पर डिटेल में, यहाँ बस ये इतना याद रखो, वही बहुत है। ठीक है, मेमोरी, किलर एंड हेल्पर, और एक सप्रेसर भी होते हैं। ठीक है, और बी लिम्फोसाइट होते हैं। अब इनका क्या डिटेल काम है वो हमें अभी आगे बताता हूँ, इसको एक बार अभी मत ध्यान दो, आगे हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, देखो तीनों का अलग अलग नाम है। आरबीसी क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे, वेरी गुड, थ्रोम्बोसाइट्स। फिर लाइफ स्पैन कितना है इनका, 4 to 5 डेज है। फिर शेप कैसी है, बाइकॉन्वेक्स है, मतलब ये कुछ ऐसे दिखेंगे। ठीक है, आरबीसी ऐसा था। ठीक है, फिर काउंट कितने, 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है पर एमएम क्यूब। डन। फिर प्लेटलेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट, अब मेगाकैरियोसाइट एक लार्ज सेल्स होते हैं, उनके टुकड़े होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, ध्यान रखना। ठीक है, अब मेगाकैरियोसाइट्स के बारे में अगर इसका वर्ड ब्रेक डाउन करूं तो मेगा, ठीक है, कैरियो न्यूक्लियस हो जाएगा, मेगा मतलब लार्ज हो जाएगा, साइट्स मतलब सेल, तो ऐसा सेल जिनका लार्ज न्यूक्लियस है उनको हम क्या बोलेंगे। डन। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, अब तुम्हारे को थोड़ा सा बताता हूँ कि काम कैसे करते हैं। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछेंगे, बस फिर लेक्चर खत्म करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका लगभग मैंने 2.5 पेज अराउंड आपको करा दिए। ठीक है, यहां तक आपको एनसीईआरटी से पढ़ के आना डिटेल के अंदर। ठीक है, और फिर आगे हम ब्लड ग्रुपिंग कल स्टार्ट करेंगे, उससे पहले बस ये समझ लो कि अब ये काम कैसे करते हैं। देखो टी लिम्फोसाइट हमारे पास तीन चीजें, किलर, मेमोरी, हेल्पर। अब देखो क्या होता है, बचपन में तुम्हारे को जैसे ही तुम्हारा बर्थ होता है, कुछ कुछ गैप के अंदर, हर किसी का जैसा टाइम फ्रेम होगा, तुम्हारे को साथ के साथ कुछ वैक्सीन लग जाती हैं, टेटनस की, पोलियो की, स्मॉल पॉक्स, पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया, सब चीजों की तुम्हारे को वैक्सीन लग रही होती है ना। अब वो एक तरह से क्या है, तुम ये समझो तुम्हारी बॉडी का बेसिकली जो लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हमारे शहर का इम्यून सिस्टम कौन है, डिफेंस मैकेनिज्म, पुलिस स्टेशन है। सिमिलरली तुम समझो लिम्फोसाइट एक तरह का तुम्हारा पुलिस स्टेशन है। ठीक है, अब पुलिस स्टेशन में कुछ कैदियों की फोटो लगी होती है, कुछ गुंडों की, अपराधियों की फोटो लगी रहती है कि इनको देख लो कि भाई ये गुंडा है, इसको जब भी दिखे तो इसको पकड़ लेना है। सिंपल चीज है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, हम बचपन में उनको मेमोरी दे देते हैं। ठीक है, जो तुम वैक्सीन से लगा रहे हो ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम दिखा रहे हो कि भाई देख ले, ये पोलियो वायरस है ऐसा दिखता है। ठीक है, ये स्मॉल पॉक्स का वायरस है ऐसा दिखता है, ये टेटनस का है ऐसा दिखता है। ठीक है, इन सबको अच्छे से देख ले, कल को अगर आए बॉडी के अंदर तो पकड़ के मार देना। तो तुमने उसको मेमोरी जनरेट करवा दी कि भाई ये चीजें ऐसी ऐसी दिखती है और बॉडी के लिए खतरनाक है। अब जैसे ही कभी उसके बाद बॉडी के अंदर तुम्हारी वो मान लो वायरस एंटर कर गया, तो मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, जस्ट सेकंड, मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, उनको पहचान लेते हैं। अब मेमोरी टी सेल्स जैसे ही रिकॉग्नाइज क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो किलर टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, एंड किलर सेल्स डायरेक्टली क्या करते हैं, अटैक करने जाते हैं।
ठीक है। साइमल्टेनियसली दूसरे हैंड क्या होते हैं, हेल्पर टी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, हेल्पर नाम में हेल्प मांगने जाएंगे, किसके पास, ये हेल्प मांगने जाते हैं बी लिम्फोसाइट के पास, ठीक है। एंड बी लिम्फोसाइट्स में क्या सिमुलेट करते हैं, ये एंटीबॉडीज रिलीज करवाते हैं। समझ में आया। अब हमारी बॉडी के अंदर 5 तरह की एंटीबॉडीज है, ये देख लेना। आइए इसको ट्रिक से याद रख सकते हो, गेम डी से, ठीक है। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई एंड आईजीडी, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं आईजी को, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंड इम्यूनोग्लोबुलिन डी। तो ये 5 तरीके की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन सबको अच्छे से देख लेना, ठीक है। और ये बेसिकली हमारा मैकेनिज्म होता है काम करने, समझ में आया, ठीक है। आई होप इस चीज में आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बेसिकली चीजें वर्क करती हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसको डिटेल के अंदर हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिए हो वहां पर समझेंगे। अब जाते जाते बस एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बार तुम एक चीज देखते हो कि मान लो किसी मतलब सीआईडी वगैरह या क्राइम पेट्रोल, तुमने देखा, ऑब्वियस सी बात है ना, हम उसी जनरेशन में से भाई देख रखा अपन ने, ठीक है। अपने जो नीचे अब जूनियर सारे ना उनको नहीं पता, अपने तो दे रखे। तो वहां पर क्या होता था, उनको जब भी कहीं से कुछ ब्लड मिल जाए तो उससे डीएनए बना लेते थे। हाँ सर बना लेते थे, अरे बना लेते थे ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्लड के अंदर तुम्हारे 3 तरह के सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो डीएनए बनाएंगे किससे, ठीक है। अब जो भी लोग बोल रहे हैं आरबीसी, अपने मुंह पे थप्पड़ मार लेना, गधो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस ही एब्सेंट था, पढ़ा ना, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो न्यूक्लियस अगर आरबीसी के अंदर नहीं है तो उसके अंदर डीएनए होगा, नहीं होगा। तो आरबीसी से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स, जिसने भी प्लेटलेट्स बोला है अपने आप को वेरी गुड बोल लेना और थप्पड़ मार लेना कि आपने फिर गलत बोला है। क्यों, क्योंकि प्लेटलेट्स हमने कभी क्या पढ़ा, वो जस्ट फ्रेगमेंट्स हैं सेल्स के, क्या वो कंप्लीट सेल्स है, नहीं है। तो क्या मतलब न्यूक्लियस कंप्लीट होगा, नहीं होगा। तो क्या डीएनए होगा, नहीं होगा। बचा कौन सा, डब्ल्यूसी, डब्ल्यूसी के अंदर क्या न्यूक्लियस था, हाँ था, उनके अंदर डीएनए होता। तो एक चीज ध्यान रखना, डीएनए ब्लड के अंदर से हम डब्ल्यूसी सेल से निकालते हैं, चीज समझ में आई, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग बात था, मैंने कहा बता दूं, क्या पता कल को आप लोग फोरेंसिक साइंस वगैरह में जाओ तो मजा आता है वहां पर, है ना। ये चीज आप भी क्या पता नेक्स्ट डॉक्टर सालू के बन जाओ, ठीक है, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर के अंदर। यहाँ तक हमने लगभग एनसीईआरटी के 2.5 पेज पढ़ लिए। आई होप आप सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा। प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो जिनको भी इस तरीके के कंटेंट की जरूरत है, ठीक है। सो आगे की वीडियो के अंदर हम ब्लड ग्रुपिंग को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और बेसिक चीजें कवर करके फिर नेक्स्ट हम आगे सर्कुलेशन स्टार्ट कर लेंगे। और देखना कितने प्यारे तरीके से तुम्हारे को फील आएगी कि ब्लड कहां से निकल के कहां कैसे जा रहा है, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। बस तुम अपना दिमाग ले बुद्धि लेकर के बैठा करो लेक्चर देखने, ब्लैंक होकर के मत बैठा करो, ठीक है। समझ में आ गया, डन, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।